Chapter name is Principles of Inheritance and Variation. चैप्टर जो है हम रिवाइज करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे दो टर्म के साथ। टर्म है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस एंड द सेकेंड टर्म इज वेरिएशन। दो टर्म्स डिस्कस करनी है हमने। फर्स्ट टर्म जो है दैट इज इनहेरिटेंस एंड द सेकेंड टर्म इज वेरिएशन। सो ये इनहेरिटेंस क्या है? हम सब कुछ ना कुछ करेक्टर्स जो हैं अपने पेरेंट्स से ऑप्ट करते हैं। लाइक कुछ फीचर्स हो गए, जितने भी करेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगे, यानी कि जो करेक्टर हमारे और पेरेंट्स के सिमिलर हैं वो किसके अंदर आएंगे? इनहेरिटेंस के अंदर आएंगे। और जो डिफरेंसेस आ जाएंगे, लाइक वी आर नॉट एग्जैक्टली लाइक आवर पेरेंट्स, तो जो डिफरेंसेस है वो किस में आ जाते हैं? वेरिएशन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस, द करेक्टर्स that are passed from parents to offspring are known as inheritance. वो करेक्टर्स क्या है हमारे? इनहेरिटेंस। वेरिएशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस in characters are known as variation. तो समझ आया डिफरेंसेस क्या है इनहेरिटेंस और वेरिएशन में? इनहेरिटेंस वो सारे कैरेक्टर्स है जो हम अपने पेरेंट्स से ऑप्ट करते हैं, और वेरिएशन वो डिग्री ऑफ कैरेक्टर्स है, डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स है जो हमारे और पेरेंट्स के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, we need to learn about Mendel. फुल नेम जो था इनका ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल जो हैं वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन कुछ अपनी लाइफ के अंदर जो है सक्सेसफुल ना मिलने के कारण वो एक चर्च के अंदर जो है काम करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पे उन्होंने गार्डनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। बेसिकली इन्होंने काम किया था पी प्लांट के ऊपर। सो राइट डाउन, ग्रिगोर कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, और एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर थे? पी प्लांट के ऊपर, गार्डन पी। साइंटिफिक नेम बोले तो पाइसम सटाइवम। तो पाइसम स्टाइवम ही चूज क्यों किया इन्होंने, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। पाइसम स्टाइवम जो है उसका जो लाइफ स्पेन है बहुत कम है। दूसरी बात, बहुत जल्दी करेक्टर्स जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं यहाँ पे। सो वी कैन राइट हियर शॉर्ट लाइफ स्पैन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है बहुत कम रहता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब क्या है? प्लांट के अंदर बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। लाइक येलो कलर है तो वहां पे ग्रीन होगा, पोर शेप जो है वो दो तरह की है, हाइट टॉल है या ड्वार्फ है। इन करेक्टर्स को आप बोलते हो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। तो पी प्लांट के अंदर ऐसा देखा गया। मेल फीमेल फ्लावर,
यानी कि बायसेक्सुअल था, मेल फीमेल अलग से पहचाने जा सकते हैं बेसिकली। गुड इवनिंग यशमीत, ऑडियो इज क्लियर बेटा? ऑडियो इज क्लियर? सो शॉर्ट लाइफ स्पेन, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मेल फीमेल फ्लैट जो है यहां पर हैं, और बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स थे जिनकी बेसिस पे उन्होंने पाइसम स्टाइगम ही चूज किया। अब मेंडल जो है उन्होंने बेसिकली 14 पी प्लांट्स के ऊपर काम किया जो कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के साथ थे। अभी कैरेक्टर्स भी वैसे तो बहुत इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपने याद करनी है। कैरेक्टर्स क्या आते हैं, टेबल बनाएंगे हम। नंबर 1 स्टेम हाइट। हाइट जो है, अब इसके अंदर क्या रहता है, एक कैरेक्टर रहेगा आपका डोमिनेंट जो कि ज्यादातर दिखाई देता है, और दूसरा रहेगा रिसेसिव जो कि ज्यादा दिखाई नहीं देता। डोमिनेंट हो जाएगा आपका टॉल और रिसेसिव हो जाएगा ड्वार्फ। सेकेंड लोगे फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के अंदर वॉयलेट और इधर रहेगा व्हाइट। थर्ड फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। नेक्स्ट रहेगा पोड शेप। पोड शेप के अंदर भी दो चीजें हैं, इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर ग्रीन, येलो। उसके बाद आ जाएगा आपका सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड। नेक्स्ट यू आर हैविंग सीड कलर। सीड कलर के अंदर यहां रहेगा येलो और रिसेसिव रहेगा ग्रीन। सो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि आपने पढ़ने हैं। फर्स्ट है स्टेम हाइट जिसके अंदर टॉल और ड्वार्फ पढ़ोगे। टॉल रहेगा डोमिनेंट और दूसरा रहेगा रिसेसिव यानी कि आपका ड्वार्फ। फ्लावर कलर वॉयलेट व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन येलो। सीड शेप राउंड wrinkled, seed color yellow and green. So this is all about the plant. पी प्लांट चूज क्यों किया, पहला क्वेश्चन ये रहेगा। उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था लाइफ स्पेन कम था। दूसरा हम बोल सकते हैं लार्ज सैम्पलिंग साइज, एकदम से सीड्स जो है आपके पास बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लाइफ स्पेन की बात करें बहुत कम है, जल्दी से जल्दी वो ग्रो हो जाता है। मेल फीमेल प्लांट्स जो है बड़े अच्छे से दिख जाते हैं। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्योर लाइन्स बड़ी इजिली यहाँ पे हम बना सकते हैं। सो प्योर होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस आपको प्रोड्यूस करना है, जिससे आपका टेस्ट क्रॉस हम पढ़ेंगे, बैक क्रॉस पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ इजी हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस टॉपिक? ओके यशमीत, नेक्स्ट सबसे पहले जो आपने पढ़ना है, देखो आपने दो चीजें पढ़नी है, 1 जीन इनहेरिटेंस और दूसरा आपका रहेगा 2 जीन इनहेरिटेंस। सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जीन इनहेरिटेंस। वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब है सिर्फ आप एक करेक्टर की बात कर रहे हो, आपने 7 करेक्टर्स यानी कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स आपने पढ़े, उसमें से किसी भी एक करेक्टर को लेके आप क्रॉस कराते हो, ब्रीडिंग कराते हो, तो उसको बोलते हो वन जीन इनहेरिटेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर मेंडल ने क्या किया, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम हाइट। स्टेम हाइट की हम बात करें तो हमने प्योर लाइंस लेनी है, यानी कि टॉल प्लांट जिसके अंदर दोनों जीन्स, क्योंकि जीन्स हमेशा प्रेजेंट होती है पेयर में, अलील फॉर्म में। क्लियर?
सो दोनों हमने होमोजाइगस पेरेंट लिए. पेरेंट 1 इज टॉल एंड पेरेंट 2 इज ड्वार्फ 1. पेरेंट 2 जो है आपका वो ड्वार्फ है. होमोजाइगस पेरेंट लेंगे हम यहां पर. क्लियर? सो अब गैमेट्स की मैं बात करूं, दोनों के पास क्या है, सेम टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो है वो फॉर्म होंगे यहां पर. सो हियर वी आर हैविंग कैपिटल टी, दो गैमेट्स आ गए हैं आपके पास. और हियर वी आर हैविंग स्मॉल टी. या तो आप पनेट स्क्वायर से ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हो, या फिर आप सीधा दिस टी कैन गो दिस वन एंड दिस टी कैन गो विद दिस वन ऑल्सो. टी इट विल बी this condition, again the same one. This can go with this also, t, and this can go with this also, t. तो हमने यहां पर क्या देखा कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेट्रोजाइगस. दे आर हेट्रोजाइगस. और जब इनको हमने ग्रो किया देन दे अपीयर टोल. सो फिनोटिपिक रेशियो की मैं बात करूं तो यहां पर 1 ही आएंगे, सारे के सारे ऑल सेम है, तो यहां लिख सकते हैं ऑल आर सेम एंड द फिनोटाइप इज ओनली टोल. जीनोटिपिक में आप बोलोगे द प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस टोल. फिनोटिपिक यानी कि आप सिर्फ देख के प्लांट को बता सकते हो कि वो टॉल है, ड्वार्फ है. तो देखने से हमें क्या पता लगेगा कि प्लांट्स आर टॉल, तो फिनोटाइप क्या हो गया, ऑल टॉल. जीनोटिपिक रेशियो में या जीनोटाइप में आप क्या बताते हो कि प्लांट के जीन्स कैसे हैं, तो वो जीन्स हमें पता लगे कि जीन्स जो है उसके अंदर सारे के सारे कैसे आए हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी. सो इट इज हेट्रोजाइगस टोल. क्लियर? सो मेंडल ने क्या कंक्लूड किया कि जब भी हम प्योर लाइंस को हाइब्रिड कराते हैं तो हमारे पास सारे के सारे ऑफस्प्रिंग सेम आएंगे और वो आते हैं आपके हेट्रोजाइगस. सो दिस वन इज योर F1 जनरेशन. उसके बाद मेंडल ने F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया. F2 जनरेशन के अंदर जो F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो बन जाएंगे यहां पे पेरेंट. सो पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. पेरेंट 1 पेरेंट 2 जितने भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बने ऑल आर ऑफ सेम काइंड, तो आप लोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका कराओगे क्रॉस. अब यहां पर गैमेट्स जो हैं वो आपके दो तरह के बनेंगे. गैमेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. क्लियर? नाउ आरसी पनेट ने, रेजिनाल्ड ने क्या दिया था, हमें पनेट स्क्वायर दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं. यहां पर वन साइड, ऊपर की साइड आप लेते हो मेल और नीचे की साइड लेते हो आप फीमेल गैमेट. फॉर एग्जांपल सपोज करो P1 जो है आपका मेल है और P2 जो है आपकी फीमेल है. तो P1 में क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस टोल कंडीशन आ जाएगी, हेट्रोजाइगस टोल एंड होमोजाइगस रिसेसिव. तो यहां पर आपने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो दे सकते हो. यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगी फिनोटाइप की. फिनोटाइप की बात करें तो टॉल प्लांट्स कितने हैं यहां पर हमारे पास, टॉल इज 1, 2 एंड 3. सो 3 टॉल प्लांट, 3 टॉल प्लांट. फिनोटाइप की बात कर रहे हो, देखने से पता लगा रहे हो कि आपका जो प्लांट है वो कैसा दिखाई देता है. दूसरा हमारे पास है फिनोटाइप कौन सा, रिसेसिव वाला, यानी कि ड्वार्फ प्लांट. ड्वार्फ इज ओनली 1. सो द रेशियो विल बी 3:1. जीनोटिपिक रेशियो निकाले जरा. जीनोटाइप के अंदर आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन को भी यहां पे कंसीडर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजाइगस टोल कितने हैं, ओनली 1. सो विल राइट हियर 1. हेट्रोजाइगस टोल आर 1 and 2. So we will write here 2. Next we are having homozygous recessive. So homozygous recessive only 1. So the ratio will be 1:2:1. यही रेशियो आपको याद करनी है.
डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊंगी, उसमें याद करने के लिए जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही इसको कर सकते हो। यशमीत मैम बट पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल, वेट क्या लिख रहे हो? पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है अगर पेरेंट को इमेस्कुलेशन से यूनिसेक्सुअल बना दे तो। बेटा वो सारी कंडीशन जो है ना वो अलग से है यशमीत, हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, देयर इज नो इमेस्कुलेशन एंड ऑल। हमने क्या किया है, होमोजाइगस पेरेंट लिए पहले F1 जनरेशन के अंदर, हमने जो पेरेंट लिया था दैट इज होमोजाइगस, लेकिन यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हेट्रोजाइगस। वो सारी कंडीशन जो है बाद में आएंगी। क्लियर यशमीत? ओके डन। सो नेक्स्ट रब कर रही हूं मैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। यहां पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने वाले हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सो क्या लिखेंगे हम यहां पर, मेंडल को क्या पता लगा, मेंडल फाउंड दैट F1 always resemble either of their parent, but in F2 produced by selfing F1 both traits appeared. Third, fourth showed dominant, क्योंकि तीन जो थे वो टॉल थे यहां पर, एंड 1/4 showed the recessive one. मेंडल को क्या पता लगा यहां पर कि F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में हमेशा अपना एक पैरेंट वो शो करेंगे, ठीक है, दो करेक्टर हैं कोई भी, लाइक आप ह्यूमंस की बात करो, आइज का कलर ले लो, किसी भी चीज का कलर ले लो, वहां पे बस मल्टीपल एलिज्म नहीं होना चाहिए। तो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग जो आएंगे वो आपके एक पैरेंट ही आएगा, ठीक है, कोई भी एक करेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर में से सिर्फ एक ही करेक्टर आएगा। लाइक मैं बात करूं टॉल और ड्वार्फ प्लांट की, तो F1 जनरेशन के अंदर हमें सिर्फ एक ही पैरेंट मिला, दैट वाज द टॉल वन, क्लियर। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर हमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टर मिल गए, चाहे वो कम मिले, ऑफस्प्रिंग कम थे वहां पर, रेशियो कम है वहां पर, लेकिन आपको करेक्टर्स जो है दोबारा से वहां पर मिल जाएंगे, एंड दैट इज इन द रेशियो 3:1, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पता लगा यहां पर, बोथ ट्रेड्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंटल टाइप, and did not show any blending. दूसरा क्या पता लगा मेंडल को कि दो पेरेंट्स हैं, उनके जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनने वाले हैं, देयर विल बी नो ब्लेंडिंग, आइदर देयर विल बी द टॉल प्लांट, आइदर देयर विल बी द ड्वार्फ प्लांट, ऐसा नहीं हुआ कि इंटरमीडिएट जो है हाइट आपकी आ जाए, क्लियर। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट थर्ड उनको क्या पता लगा कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप of F2 generation, test cross was done. ध्यान से सुनो, F2 जनरेशन के अंदर
आपके पास टोल प्लांट की मैं बात करूं तो दो चीजें आपके पास आई, एक कंडीशन थी होमोजाइगस और दूसरी कंडीशन थी हेट्रोजाइगस। क्लियर? होमोजाइगस मींस कैपिटल टी एंड हेट्रोजाइगस मींस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब प्लांट जो ग्रो करेगा उसको देखने भर से आप बता नहीं सकते कि आपका प्लांट कौन सा है। टोल तो है लेकिन होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो आप इस केस में क्या करोगे, फॉर एग्जांपल दोनों ही प्लांट आपके पास प्रेजेंट है, आप इनकी क्रॉस कराओगे इनके रिसेसिव पेरेंट के साथ, और रिसेसिव पेरेंट इनका क्या था, स्मॉल टी। क्लियर? अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी इनको क्रॉस कराओगे तो सारे के सारे प्लांट्स कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस टोल प्लांट। और इनको जब आप ग्रो करते हो तो सारे के सारे टोल प्लांट आते हैं। तो टोल प्लांट आ जाएं रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराने के बाद, यानी कि टेस्ट क्रॉस के बाद, तो आपका जो पेरेंट था यहां पर दैट वाज होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन एक भी रिसेसिव पेरेंट आ जाए, रिसेसिव ऑफस्प्रिंग आ जाए, एक भी रिसेसिव ऑफस्प्रिंग आ जाए, क्योंकि यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहां पे स्मॉल टी है, पनेट स्क्वायर आप बना रहे हो इसका, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कंडीशन आपकी कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो यहां पर आपके दो तो आ गए टोल प्लांट और दो आ गए ड्वार्फ प्लांट, यानी कि समझो ध्यान से, टेस्ट क्रॉस करने से आपको F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप जो है वो पता लग सकता है। आपके पास कंडीशन है टॉल के अंदर होमोजाइगस भी हेट्रोजाइगस भी। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो भी जिसका भी आपको जीनोटाइप जानना है उसको उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ ब्रीड करा दो। तो यहां पर होमोजाइगस कंडीशन थी, हमें नहीं पता कि प्लांट कैसा है, लेकिन हमको पता लगाना है कि जीनोटाइप प्लांट का कैसा है, तो हमने कराया यहाँ पे टेस्ट क्रॉस, यानी कि उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ उसे ब्रीड करा दिया। तो कैपिटल टी होता तो वहां पर सारे प्लांट आएंगे टॉल। आप प्लांट को ग्रो कर रहे हो टेस्ट क्रॉस कराने के बाद और सारे टॉल आ रहे हैं, तो वो आपका होमोजाइगस पेरेंट था। लेकिन जब आप दूसरी कंडीशन में ब्रीड कराते हो और आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि एक ना एक आपके पास रिसेसिव, यानी कि दोनों करेक्टर आ रहे हैं, टॉल भी और रिसेसिव भी, देन दैट विल बी द हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, दो क्रॉसेस होते हैं। बैक क्रॉस का मतलब है या तो आप डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा दो या रिसेसिव के साथ, लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराते हो। सो ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, all test cross are back cross but not all back cross are test cross। क्लियर? ये लाइन ध्यान से सुनना, all test cross are back cross but not all back cross are test cross। is it clear class? any confusion? you can unmute yourself in between and you can tell me if there is any doubt, क्योंकि आप चैट में लिखोगे, हो सकता है मैं स्किप कर दूं उसको। So, जब भी आपको डाउट है, you can unmute yourself and ask for the doubts. Clear? So, this is all about the monohybrid cross. तो monohybrid cross के बेसिस पर ही मैंडल ने जो है दो लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। Let us discuss these laws. Based on the one gene inheritance, there are two laws. Number one, law of dominance. Wait, somebody is waiting in the participant box. Okay. First law is law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है हमें कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसके अंदर एक होगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा होगा रिसेसिव। सो क्या कहता है कि इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस अलील और इन केस ऑफ डिफरेंट अलील्स देयर विल बी वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। सो लेट अस राइट दिस। इट एक्सप्लेन्स
the expression of only one parental character in F1 of monohybrid cross and both F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2. So दो बातें ये एक्सप्लेन करता है लो. फर्स्ट क्या बोलता है कि एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर. F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंटल का कैरेक्टर जो है वो यहां पर आएगा, लेकिन F2 जनरेशन की जब हम बात करते हैं बोथ द कैरेक्टर्स विल बी देयर, राइट, एंड इट आल्सो एक्सप्लेनिंग द 3:1. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. की लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है. वी हैव ऑल दिस थिंग. अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. बोर्ड के अंदर आपको इसी तरह लिख के आना है जिस तरह मैं आपको लिखवा रही हूं. हम बेसिकली क्या करते हैं, क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, तो उसके अंदर आप लिख के आओगे, एक्सप्लेन करना है ना, तो जो अब लिखवाऊंगी वो लिखना है आपने. लेकिन क्वेश्चन आ जाए व्हाट डिड लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा नंबर 1 द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 एंड ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्योंकि इतना ध्यान रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली जब भी काम करता है जब आप एक ही कैरेक्टर की बात करते हो. एंड F2 जनरेशन की बात करें तो दोनों कैरेक्टर जो है वो आपके यहाँ पे शो होते हैं. दूसरा एक्सप्लेन करता है 3:1 को. तो दो चीजें लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करेगा. एक्सप्लेनेशन पूछी जाए या लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या वो पूछा जाए तो मैं जो अब लिखने वाली हूं वो आपको राइट डाउन करना है. सो राइट इट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल, in diploid, because it is applicable in diploid organisms only. In diploid organisms there are two copies of each gene. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि ईच जीन की दो कॉपी है तो आप इसको बोल देते हो अलील. अलील है क्या? कॉपी ऑफ जीन, ठीक है. नेक्स्ट, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट और मॉडिफाइड. मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इनमें से एक जो है अलग हो सकती है, क्योंकि कंडीशन आपकी होमोजाइगस भी हो सकती है. होमोजाइगस के अंदर गैमेट्स रहेंगे सेम, लेकिन हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो आपकी कंडीशन है वो हेटेरोजाइगस है. जब भी आप बात करते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस की, so in the heterozygous condition one will be dominant and the other will be recessive. So we will write it down. One will be dominant and other will be recessive one. In case of heterozygous, like capital T small t, इसके अंदर एक जो है डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर, जीन्स दोनों प्रेजेंट है, एक्सप्रेशन सिर्फ आपको एक का ही मिल रहा है. एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस. एनी कंफ्यूजन क्लास? आस्क फॉर योर डाउट्स. क्लियर? गौरव, यशमीत, खुशी, okay, we'll talk about the second law here. Second law is law of segregation.
These two laws are only applicable on the monohybrid cross. ओके, मेंडल ने इन दोनों लॉज को सिर्फ वन जीन इनहेरिटेंस पे ही समझाया था. सो लिखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. राइट डाउन द फैक्टर्स. क्योंकि मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स के नाम से ही रिप्रेजेंट किया था, तो हमने यहां पे फैक्टर्स लिख दिया. और आप लिख सकते हो अलील्स, यानी कि जीन्स का पेयर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, यानी कि अलग होते हैं फ्रॉम ईच अदर. सच गैमीट्स receive only one of the two factors. Yes, listen to me class. क्या बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा, कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो उसके अंदर जो अलील होगा, यानी कि पेयर ऑफ जीन होगा, जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके फादर या फिर मदर से मिला है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, वो अलग हो जाएगा. जब भी गैमेट के अंदर करेक्टर पास होना है तो उनमें से एक ही करेक्टर पास होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. डिप्लॉयड है तो उसके पास जैसे जीन की कॉपी होती है, क्रोमोसोम की भी कॉपी होगी. टॉल जीन की मैं बात करूं, टॉल जीन इस वाले क्रोमोसोम पर है और जो आपकी शॉर्ट जीन है वो आपकी इस वाले क्रोमोसोम पे है. तो जब अब ये जो है एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, डिप्लॉयड सेल है आपका. क्या सेल है? डिप्लॉयड. और डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गैमेट बनते हैं. ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे, नंबर ऑफ पेयर होंगे. ह्यूमन बींग्स की बात करो तो यहाँ पे 23 ऐसे पेयर्स होते हैं. लेकिन गैमेट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम ही जाएंगे, पेयर नहीं जाएंगे. पेयर हैज टू बी सेपरेट. तो वो क्या बोल रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो एक ही करेक्टर पास होता है. ये दोनों के दोनों करेक्टर गैमेट्स में पास नहीं हो सकते. दिस इज आवर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों में डिफरेंस यही समझ लो. सेग्रीगेशन में क्या बोल रहा है कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो एक ही जीन पास होता है. लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो पहला जो जीन है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता सेग्रीगेट होते हुए, और जो दूसरा है वो पहले पे डिपेंड नहीं करता. दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट यानी कि अलग हो सकते हैं. क्लियर? सो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना. हम कई बार इसको कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं दोनों लॉज के अंदर. एंड अनदर थिंग, उसमें हम डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस जब होगा तब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे. सेग्रीगेशन जो है वो आपका रहता है वन जीन इनहेरिटेंस के अंदर. क्लियर? क्योंकि वहां पे बहुत सारे करेक्टर आपके हैं, एक करेक्टर ने अलग होना है तो वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा. लाइक दो करेक्टर हैं आपके पास, टॉल जीन का या फिर वायलेट कलर का. तो वायलेट टॉल पे डिपेंड नहीं करता और टॉल वायलेट जीन पे डिपेंड नहीं करता. दोनों अलग हो सकते हैं, कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है. एंड दैट इज एप्लीकेबल इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस या कितने भी क्रॉसेस ले लो इसके अंदर, उस पे एप्लीकेबल है. मोनोहाइब्रिड में तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप करेक्टर ही एक की बात कर रहे हो, तो डिपेंड किस पे करोगे आप? दूसरा करेक्टर आपके पास यहाँ पे होता नहीं है. क्लियर? सो दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब हम बात करेंगे जो मेंडल के लॉज थे. बेसिकली ये दो लॉ उन्होंने बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मैं आपको बोलूंगी कि फर्स्ट लॉ आप मानो किसको? सेग्रीगेशन लॉ को. क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो उन्होंने दिया था उसमें बहुत सारी डेविएशन आ गई. क्या आ गई? डेविएशन. मतलब मेंडल कहता है कि एक जीन डोमिनेंट होती है, दूसरी रिसेसिव होती है, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं कि वहां पर ब्लेंडिंग देखी गई है. लेकिन मेंडल कहता था कि देयर विल बी नो ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर. क्लियर? सो जो आपका फर्स्ट लॉ है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम डिसअप्रूव करते हैं. फर्स्ट लॉ मेरे हिसाब से सेग्रीगेशन रहेगा और दूसरा आपका रहेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो व्हाट वाज द डेविएशन? क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक्सप्लेन some deviation from the Mendel's law. सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। सो आप इसमें क्या बताओगे, दो चीजें बताओगे बेटा। नंबर 1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या लिखोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा रहेगा आपका कोडोमिनेंस। तो आंसर कैसे दोगे, देयर आर टू कंडीशन that is deviated from the Mendel's law. Number 1 is the incomplete dominance and then number 2 is the codominance. Incomplete dominance में एग्जाम्पल दोगे किसका, स्नैपड्रैगन, या बोल सकते हो क्या, एंटी रेहनम। तीसरा आप क्या बोल सकते हो, डॉग फ्लावर। यहां पर क्या देखा गया कि आपके पास रेड फ्लावर थे, एक पेरेंट के पास क्या है, होमोजाइगस पेरेंट ले लिया मैंने रेड फ्लावर वाला। दूसरा मैंने होमोजाइगस ले लिया आपका व्हाइट फ्लावर वाला। दोनों पेरेंट्स प्योर लाइंस वाले हैं। सो वन को शो कर रही हूं मैं कैपिटल आर से, दूसरे को शो करती हूं मैं स्मॉल आर से। अब पनेट स्क्वायर जब हम बनाते हैं, रेजिनाल ने बहुत अच्छा हमें एक पनेट स्क्वायर दिया जिससे बड़ी इजीली आप ऑफ स्प्रिंग्स का पता लगा सकते हो। तो पेरेंट मेल को मैं बोल रही हूँ कैपिटल आर और फीमेल को आप बोल रहे हो स्मॉल आर। क्लियर। सो होता क्या है, यहां पर कंडीशन आ जाएगी ये। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस अच्छे से काम कर रहा होता तो सारे के सारे फ्लावर्स आने चाहिए थे आपके रेड, लेकिन F1 जनरेशन के अंदर देखा गया जब इन जीन्स को, इन सीड्स को या इन फ्लावर्स को जब ब्लूम किया गया तो ये जो फ्लावर्स हैं ये आपके आ गए हैं ना तो रेड कलर के ना व्हाइट कलर के, यू विल गेट द पिंक कलर फ्लावर, पिंक कलर फ्लावर्स। तो हो गई यहां पर ब्लेंडिंग, राइट। मेंडल ने बोला था देयर विल बी नो ब्लेंडिंग बट देयर इज ब्लेंडिंग, राइट। तो इसको आप यहां पे लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लेके कैसे बन सकता है, नेम द प्रोसेस या फिर डेविएशन ऑफ द मेंडल लॉ, नेम द प्रोसेस और नेम द क्रॉस और नेम द कंडीशन इन विच phenotypic ratio and genotypic ratio is same। क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सेम रहेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, समझो ध्यान से। F1 जनरेशन की मैं बात करूं तो आपके पास आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या आ गया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे और डोमिनेंस को। कैपिटल आर स्मॉल आर। F2 जनरेशन के लिए मैं ब्रीड करा रही हूं तो F2 जनरेशन में जो F1 के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वही बन जाते हैं पेरेंट। तो पनेट स्क्वायर यदि हम ड्रॉ करें यहां पर, मेल फीमेल, मेल हमेशा ऊपर रहेगा, ये बात याद रखना। यहां पे हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कंडीशन आ गई हमारे पास वही जो हमेशा आती है, ठीक है। यहां पे आना चाहिए था 3:1, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप बात करो फिनोटिपिक रेशियो, PR की, फिनोटिपिक मतलब कैसा दिख रहा है। पहला रेड फ्लावर इज ओनली 1, पिंक, क्योंकि ये तो बन जाते हैं पिंक, ये रेड नहीं होते, तो 2 हैं तो मैं क्या लिखूंगी 2, और रिसेसिव कितना रहेगा 1। तो फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो की मैं बात करूं यानी कि GR की मैं बात करूं, होमोजाइगस रेड कलर 1, हेट्रोजाइगस पिंक कलर क्योंकि अलग से आ गया ये 2, एंड होमोजाइगस व्हाइट कलर 1। सो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। देखो हमें याद होता है कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन उसको अप्लाई भी तो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो वो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, तुम्हें आंसर आता है, लेकिन थोड़ा सा डेविएट करके क्वेश्चन जो है बोर्ड देती है, उसके हिसाब से अपने आप को जो है तैयार करना है अपने। क्लियर। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस की। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है फटाफट से। ओके
कोडोमिनेंस में आप एग्जांपल याद रखोगे ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर? ब्लड ग्रुपिंग की जब बात करते हैं तो ऐसा क्या हमारे अंदर डिफरेंट रहता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म का यानी कि एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से ग्रुप जो है वो मैच नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, एक होते हैं आपके ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा रहता है आपका ओ ब्लड ग्रुप, राइट। ए ब्लड ग्रुप, आरबीसी के ऊपर ऐसा एंटीजन है यानी कि शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जो ए वाली हैं और प्लाज्मा में एंटी बी बन गया। मैम जो स्टार्च ग्रेन वाला एग्जाम्पल है, वेट, जो स्टार्च ग्रेन वाला एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ साइज चेंज होता है या शेप भी। इसको हम बेटा अभी पढ़ेंगे, प्लियोट्रोपी और मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं, क्लियर। उसके अंदर साइज बड़ा है और स्टार्च जो है ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ज्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट है उधर। शेप की हम वहां बात नहीं करेंगे, शेप नहीं बोलेंगे, साइज बोलेंगे हम वहां पे। साइज प्लस अमाउंट ऑफ स्टार्च, देन वी विल डिस्कस इट लेटर। प्लियोट्रोपी मल्टीपल एलिज्म दोनों डिस्कस करेंगे। बेसिकली वी आर ऑन द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस देखो, को मतलब साथी, डोमिनेंस मतलब दोनों डोमिनेंट है। इनकम्प्लीट के अंदर डोमिनेंट कोई भी नहीं है, वहां पर दोनों के दोनों जो डोमिनेंट ग्रुप था ना आपका, वो अपनी डोमिनेंस से शो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो प्रॉपर्ली एंजाइम नहीं बना पाता, ठीक है। बेसिकली अब जो डिवीजन है ये हुई क्यों है ये भी डिस्कस करना है हमने, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो। आरबीसी के ऊपर शुगर यानी कि एंटीजन ए वाला है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी वाला है और प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। इस तरह से ए के पास एंटीजन ए, एंटीबॉडी एंटी बी, राइट। ए बी की मैं बात करूं, दोनों शुगर्स प्रेजेंट है, ए वाली भी और बी वाली भी। एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए किसी से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इजीली करा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों की है, ए की भी है और बी की भी है, और एंटीबॉडी है तो वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड जो है ले सकता है। सो इट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से सुनो। पैरेंट 1, पैरेंट 2, पैरेंट 1 का जो आरबीसी आई वो आ गई ए वाली, पैरेंट 2 की आरबीसी आ गई ए वाली, ठीक है। ए कंडीशन है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए, क्या आ गई ए, यहां पर आ गई बी। ए और बी जो है ना, दे आर कोडोमिनेंट हियर, क्लियर। ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई जीन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जीन जो है स्मॉल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। A and B are codominant, but A is dominant over O and B is dominant over O. इसीलिए A और B ब्लड ग्रुप ज्यादा रहते हैं, AB भी ज्यादा रहते हैं, बट O जो है वो रिसेसिव रहता है क्योंकि वो जब दोनों ही पेरेंट से आपको जीन मिलेगी तभी वो शो होगा। इसके टेबल हम कैसे बनाएंगे जरा देखो ध्यान से, टेबल बनाओ। ए ब्लड ग्रुप के पास आई ए, बी ब्लड ग्रुप के पास आई बी और ओ ब्लड ग्रुप को आप शो करोगे स्मॉल आई से, इतना याद रखो। आपके पास है पेरेंट 1, पेरेंट 2, फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, दूसरा लिखोगे जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। पेरेंट 1 के पास जो गैमीट बना उसके अंदर है आई ए, पेरेंट 2 के पास है आई बी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आई ए स्मॉल आई,
आई ए, यह कंडीशन है आई बी बी स्मॉल आई बी। डन। नेक्स्ट हो सकती है दोनों की आई, स्मॉल आई, ठीक है। आई बी, तो फिनोटाइप आपका आ जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। दोनों के दोनों कोडोमिनेंसी शो करते हैं, दोनों ही शो हो जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। जीनोटाइप कैसा रहेगा? आई बी। नेक्स्ट ए, और ये ओ ब्लड ग्रुप वाला है, इट इज डोमिनेंट ओवर आई, ब्लड ग्रुप होगा आपका ए। जीनोटाइप की बात करूं, ए स्मॉल आई। नेक्स्ट, दोनों में ए है तो ब्लड ग्रुप रहेगा आपका ए। जीनोटाइप ए। नेक्स्ट, बी और ए सेम, वही यही वाला आ जाएगा, ए बी, ये दोनों सेम है, दीज टू आर सेम, वही सेम रहेगा, आई बी, दीज टू आर सेम। नेक्स्ट, आई बी और आई बी ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट ओवर ओ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? बी रहेगा। जीनोटाइप की बात करो, आई बी स्मॉल आई। नेक्स्ट, बी दोनों का बी है तो ब्लड ग्रुप आ जाएगा अगेन बी, एंड द जीनोटाइप विल बी आई बी। नेक्स्ट, दोनों का आई है तो जीनोटाइप रहेगा आपका स्मॉल आई, और फिनोटाइप रहेगा ओ ब्लड ग्रुप। ध्यान से सुनो, फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? 1, ये तो सेम है, इसको मैं कट कर देती हूं। 2, ये इसके सेम है तो मैं इसको भी कट कर देती हूं। 3, ये इसके सेम है, इसको कट कर दो। 4, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन कोडोमिनेंस इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज 4, 1 2 3 4। पूछ लिया जाता है हाउ मेनी फिनोटाइप्स विल यू गेट आफ्टर क्रॉसिंग द एबीओ, और इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कितने फिनोटाइप आपके पास प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा 4। जीनोटाइप की मैं बात करूं, 1 2 3, ये इसके सेम है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 4 5 6, तो बेटा क्वेश्चन आए जीनोटाइप कितने हैं, तो आंसर दोगे 6 यानी कि 6, एंड फिनोटाइप पूछा जाए तो 4। सो इट इज ऑल अबाउट द कोडोमिनेंस, जिसमें ए और बी आपस में कोडोमिनेंट है, एंड ए इज डोमिनेंट ओवर आई एंड बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर आई, लेकिन दोनों की आपस में बात करें इट विल बी कोडोमिनेंट। और कोडोमिनेंस, ध्यान से बात सुनना, कोडोमिनेंस आप तभी बोल सकते हो जब आप बात करते हो